हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इटर्नल क्लासेस पे। मेरा नाम है अंकित पांडे। वीकली करंट अफेयर्स की इस क्लास में आज आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जो कवर करेंगे वो करेंगे वीकली करंट अफेयर्स 30 सितंबर से लेके 6 अक्टूबर के बीच में। तो 30 सितंबर से लेके 6 अक्टूबर के जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, वो सारी न्यूज़ आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और प्लीज़ और लोगों के साथ शेयर करिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके और मेरी भी हेल्प हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और आज जानते हैं आज की पहली न्यूज़। तो पहली न्यूज़ है वेटेक्स के बारे में। वेटेक्स क्या है? वेटेक्स है वाटर एनर्जी टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट एग्जीबिशन। तो ये एग्जीबिशन है जो दुनिया भर की कंपनीज को एक साथ लाता है, ठीक है, ताकि जो भी कंपनीज हैं वो शोकेस कर सके जो भी नए डेवलपमेंट है रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में और वाटर ट्रीटमेंट और एनवायरनमेंट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। तो वेटेक्स क्या है? वेटेक्स एग्जीबिशन है, कहाँ होने वाला है? तो दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में ये होने वाला है। तो आपसे पूछा जाएगा वेटेक्स 2024 कहाँ हुआ? तो दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हुआ। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी, वाटर ट्रीटमेंट और एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी डेवलपमेंट है वो सारी इस एग्जीबिशन में शो की जाएगी। इंडिया का एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रहेगा इस साल, क्योंकि 29 वेल नोन कंपनी जो कि हैं वो पार्टिसिपेट कर रही हैं इस बार। इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है दुबई इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर अथॉरिटी के द्वारा, जिसका शॉर्ट फॉर्म है डीवा। ठीक है, तो दुबई इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर अथॉरिटी के द्वारा विटेक्स 2024 इसको इस बार ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इसके अलावा केरला ने लॉन्च किया है इंडिया का फर्स्ट सुपर कैपेसिटर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। ठीक है, तो केरला के चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन इन्होंने लॉन्च किया है, इनॉग्रेट किया है इंडिया का फर्स्ट सुपर कैपेसिटर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। कहाँ पे? केसीसीएल। केसीसीएल का फुल फॉर्म क्या है? केल्ट्रॉन कंपोनेंट कॉम्प्लेक्स लिमिटेड। ये कहाँ पे है? कन्नूर में है। ठीक है, तो कन्नूर में ये पहला इंडिया का सुपर कैपेसिटर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है जो कि केरला में स्टेब्लिश हुई है। इससे होगा क्या? तो ये जो सुपर कैपेसिटर प्लांट है ना, ये डेवलप किया गया है विद द हेल्प ऑफ आईएसआरओ यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके केरला गवर्नमेंट ने इसको इनॉग्रेट किया है। और इसकी कॉस्ट जो आई है वो आई है लगभग 42 करोड़ की, है ना। और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इससे इन केरला का जो स्टेटस है वो उभर के सामने आएगा और भी स्ट्रेंथन हो जाएगा इन द सेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स के सेक्टर में इन केरला को और भी ज्यादा बूस्ट मिलेगा। याद रखिएगा ये जो प्लांट होगा वो और भी इंडस्ट्रीज को, जैसे कि डिफेंस और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जैसे इंडस्ट्रीज को भी और भी ज्यादा मजबूती प्रदान करेगा। तो हमने दो न्यूज आज की डिस्कस कर ली है। पहला वेटेक्स। वेटेक्स 2024 कहाँ पे होने वाला है? दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में, जिसमें दुनिया भर की कंपनीज हिस्सा लेने वाली हैं। रिन्यूएबल एनर्जी, वाटर ट्रीटमेंट और एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी उनके पास डेवलपमेंट होगा वो इसमें शोकेस करने वाली हैं। इंडिया 200 जो कि 29 वर्ल्ड वेल नोन कंपनीज के साथ इसमें पार्टिसिपेट करने वाला है, उसका एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस होगा इस एग्जीबिशन में। इवेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है किसके द्वारा? दुबई इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर अथॉरिटी के द्वारा। दूसरी न्यूज हमने पढ़ी कि इंडिया का फर्स्ट सुपर कैपेसिटर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी वो केरला के चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन ने जिन्हें वो इंडिया का फर्स्ट जो सुपर कैपेसिटर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है उसको कन्नूर में इनॉग्रेट किया है। आगे चले, आगे डिस्कस करते हैं अन्न दर्पण इनिशिएटिव। तो अन्न दर्पण इनिशिएटिव जो है वो है कि एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसने जो एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है उसके पुराने जो सिस्टम था उसको उसने रिप्लेस किया है। डिपोर्ट ऑनलाइन सिस्टम ये यूज करेगा एडवांस टेक्नोलॉजी टू मेक मैनेजिंग फूड सप्लाई चेन। ठीक है, लाइक मंडी मील रिपोर्ट स्मूदर एंड मोर इफिशिएंट। इसको बनाने के लिए अन्न दर्पण इनिशिएटिव किसके द्वारा लॉन्च किया गया? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, जो कि एफसीआई के ओल्ड सिस्टम को रिप्लेस करने वाला है। ठीक, याद रखिएगा। ऑपरेशन नॉर्दर्न एरोस
तो ऑपरेशन नॉर्दर्न एरोज ये भी याद रखिएगा, इजराइल डिफेंस फोर्सेस के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। तो इजराइल डिफेंस फोर्सेस द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। कहाँ पे स्टार्ट किया गया है? इसको हम कह सकते हैं कि ग्राउंड इन्वेजन इन्होंने स्टार्ट किया है हिजबुल्लाह के जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको टारगेट करने के लिए सदर्न लेबनान में। तो ऑपरेशन नॉर्दर्न एरोज आपसे पूछा जाएगा किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, तो स्टार्ट किया गया इजराइल के द्वारा। और यह है क्या? तो एक ग्राउंड इन्वेजन है जो कि हिजबुल्लाह के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को जो भी सदर्न लेबनान में है उनको टारगेट करेगा। आगे चलें। राज्य माता गौमाता। तो राज्य माता गौमाता, तो महाराष्ट्र की जो इंडिजिनस वहां की स्टेट जो इंडिजिनस काउ ब्रीड है उसको उन्होंने डिजिग्नेट किया है राज्य माता गौमाता के नाम से, क्योंकि उसके जो नंबर्स हैं वो लगातार डिक्लाइन हो रहे थे, इसलिए उन्होंने एक इसको इनकी कंजर्वेशन के लिए ये नाम दिया है और कंजर्वेशन पे पूरा ध्यान देने की बात कही है। जो स्कीम उन्होंने निकाली है उसके लिए एक सब्सिडी स्कीम है जिसमें 50 रुपए पर डे पर काऊ के लिए, है ना, वो अलॉट किए जाएंगे, जो कि सपोर्ट करेगा गौशाला को और इंकरेज करेगा कि इनके जो भी काऊ ब्रीड्स हैं इंडिजिनस इसको और भी बढ़ाया जाए। ठीक, तो राज्य माता गोमाता ये महाराष्ट्र द्वारा डिजिग्नेट किया गया अपने स्टेट के इंडिजिनस काऊ के लिए। मिडोरी प्राइज 2024, आज की अगली न्यूज मिडोरी प्राइज। तो मिडोरी प्राइज जो है वो इस बार दिया गया है वीरा वेरोनोवा को। ठीक, याद रखिएगा वीरा वेरोनोवा को, जो कि कजाकिस्तान की हैं, और इजाबेल ऑगस्टिना, ठीक है, क्या नाम है इनका? इजाबेल ऑगस्टिना कैल्डोन कार्लोस, जो कि पेरू की हैं। दो लोगों को ये अवार्ड मिला है, याद रखिएगा। ये है क्या? तो ये ऐसे लोगों को दिया जाता है जो कि प्रमोट करते हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन और सस्टेनेबिलिटी उनके रीजन में, उनको दिया जाता है ये मेडोरी प्राइज। तो मेडोरी प्राइज याद रखिएगा इस बार किसको मिला है? तो मिला है वीरा वेरोनोवा को, जो कि कजाकिस्तान से है, और इजाबेल ऑगस्टिना जो कि पेरू से है। आगे चलें। ठीक, हार्पून एंटी शिप मिसाइल सिस्टम, आपको ये याद रखना है कि ये है किसका? तो हार्पून जो एंटी शिप मिसाइल सिस्टम है ये है यूएसए का, और यूएसए ने अभी हाल ही में 100 लैंड बेस्ड हार्पून एंटी मिसाइल सिस्टम किसको दिए हैं? वो दिए हैं ताइवान को। ठीक है, तो हार्पून एंटी मिसाइल सिस्टम, एंटी शिप मिसाइल सिस्टम यूएसए के द्वारा चाइना को दिया गया है, जिससे उसकी डिफेंस कैपेबिलिटीज और भी स्ट्रांग हो सके। ठीक, आगे चलें। चलिए, वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम। तो वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम इस बार का होने वाला है दुबई में, जिसकी थीम है, थीम क्या है ये यहाँ पे है, थीम है एम्पावरिंग ग्लोबल एक्शन, अनलॉकिंग अपॉर्चुनिटीज एंड एडवांसिंग प्रोग्रेस। एम क्या है? एम है कि जो भी हम डीकार्बनाइजेशन, क्लाइमेट फाइनेंस, यानी कि जो भी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स है उनको हम सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस इसको और भी ज्यादा प्रमोट करेंगे। ठीक है, और जो भी हमारा जो टारगेट है ना नेट जीरो फ्यूचर का, इसको अचीव करने के लिए और भी ज्यादा इसको हमको प्रमोट करना है। तो टू प्रमोट ग्लोबल कोऑपरेशन, इनोवेशन एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अक्रॉस एनर्जी, डिकार्बनाइजेशन, क्लाइमेट फाइनेंस एंड मोर, द फोरम्स गोल इज टू ड्राइव पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन टुवर्ड्स द नेट जीरो फ्यूचर, ये इसका एम है। ठीक, पढ़ लीजिएगा इसको ध्यान से। यूरोनवल, यूरोनवल 2024, तो यूरोनवल 2024 एक डिफेंस एग्जीबिशन है, ठीक, जिसमें दुनिया भर के कंट्रीज पार्टिसिपेट करने वाली हैं। आपको पता होना चाहिए कि इसमें लगभग 500 एग्जीबिटर्स जो है वो एक्सपेक्टेड हैं कि पार्टिसिपेट करने वाले हैं। कहाँ पे हो रहा है? तो हो रहा है पेरिस नॉर्ड बिलिपिंटे एग्जीबिशन सेंटर पे। ठीक है, तो ये कहाँ पे हो रहा है? फ्रांस में हो रहा है यूरोनवल 2024। आपको याद रखना चाहिए कि ये लार्जेस्ट नेवल बेस्ड ट्रेड शो है इन द वर्ल्ड। ठीक है, यूरोनवल क्या है? लार्जेस्ट नेवल डिफेंस ट्रेड शो है वो वर्ल्ड का। याद रखिएगा कि जो भी कंट्रीज यहाँ पे आएंगी पार्टिसिपेट, या फिर जो भी कंट्रीज के कंपनीज यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाली हैं, एक साथ मिलेंगे, है ना, जिनमें वो एक दूसरे से टेक्नोलॉजीज को शेयर करेंगी, आपस में एग्रीमेंट साइन करेंगे, जिससे दुनिया भर में जो नेवल डिफेंस है उसको और भी ज्यादा बढ़ावा मिल सके। ठीक है, छोटे देशों को बड़े देशों से मदद मिल सके।
ठीक है, सब अपने एक अलग अलग तरह के एग्रीमेंट साइन करने वाले हैं यूरोनोवल 2024 में। कहाँ हुआ है आपको याद रखना है, पेरिस में हुआ है, फ्रांस में। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म इन तेलंगाना लॉन्च बाय नीति आयोग। तो आपको याद रखना है कि नीति आयोग और तेलंगाना गवर्नमेंट ने मिलकर लॉन्च किया है एक वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, प्रोग्राम, जिसका नाम है WEP। तो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम जो सपोर्ट करेगा एंटरप्रेन्योर्स को, जो भी तेलंगाना में वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं डिफरेंट सेक्टर, किसी भी सेक्टर में, तो ये वेरियस सेक्टर्स की वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को, उनको ये सपोर्ट करने वाला है। किससे सपोर्ट करेगा, तो उनको रिसोर्सेज दिए जाएंगे, टूल्स, रोबस्ट नेटवर्क टू एनहेंस देयर बिजनेस ग्रोथ, इन सब की मदद से उनको सपोर्ट किया जाएगा। तो आपको याद रखना है कि वुमेन एंटरप्रेन्योर प्लेटफॉर्म ये तेलंगाना गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, किसकी मदद से, तो नीति आयोग की मदद से ये लॉन्च किया गया है। आगे चले, ठीक। इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2024। तो इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग न्यू दिल्ली में इस बार ऑर्गेनाइज हुआ है, जिसकी थीम है रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स एंड सिक्योरिटी इन द इंडो पैसिफिक। ठीक, रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स एंड सिक्योरिटी इन द इंडो पैसिफिक, ये इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2024 की थीम है। ये, ठीक है, ये दुनिया भर की कंट्रीज को एक साथ लाता है, जिसमें वो मैरीटाइम सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज को डिस्कस कर सकें। याद रखिएगा, इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2024, इसमें बहुत सारे कंट्रीज हिस्सा लेते हैं और मैरीटाइम सिक्योरिटी के इश्यूज के ऊपर चर्चा करते हैं। आगे चलें, ठीक। अपॉइंटमेंट की न्यूज है कि MV श्रेयस कुमार को बनाया गया है INS क्या होता है, इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी। तो इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के नए प्रेसिडेंट जो हैं वो बन चुके हैं MV श्रेयस कुमार, ठीक है। कहा किसको सक्सीड किया है, इससे पहले थे राकेश शर्मा जी, ठीक, याद रखिएगा, ये न्यूज है, केवल नाम याद रखना है आपको, ठीक। इंडियन ओशियन में आप याद रखिएगा एक आइलैंड है जिसका नाम है चागोस आइलैंड। तो चागोस आइलैंड, इस पे यूके ने, ठीक है, यूके ने कॉलोनी बना के रखी हुई थी अपनी, और अभी जो है वो इसको लौटाना है मॉरिशस को। तो पहले ये मॉरिशस का ही हिस्सा था, ठीक है, तो यूके ने इसको अपनी कॉलोनी बनाई थी और अब ये फाइनली इसको मॉरिशस को देने जा रहे हैं वापस, ठीक है। आपको ध्यान रखना ये है चागोस आइलैंड, ये मैप में, और इस कुछ इस तरह का दिखता है ये, ठीक। तो चागोस आइलैंड, इसी के नीचे डिएगो गार्सिया नाम का एक है जो US मिलिट्री बेस है, ठीक है। क्लासिकल लैंग्वेज, ठीक है, तो हमारे देश में 5 लैंग्वेज को, ठीक है, और भी क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। तो अब जो टोटल लैंग्वेजेस हो गई क्लासिकल लैंग्वेज की लिस्ट में, वो हो गई 11। तो किसको मिला है, तो मिला है मराठी को, बंगाली को, पाली को, प्राकृत को और असमीज को। तो मराठी, बंगाली, पाली, प्राकृत और असमीज को नई क्लासिकल लैंग्वेज बनाया गया है, जिनका नंबर अब 6 से बढ़ के 11 हो गया है। पहले कौन कौन सी थी, तो पहले थे तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, ये पुरानी लैंग्वेज थी, जिनको 6 जो पुरानी लैंग्वेज थी वो, समझ में आया, ठीक। तो लास्ट जो सबसे लेटेस्ट जो लैंग्वेज ऐड हुई थी वो हुई थी 2014 में, उड़िया लैंग्वेज, ठीक है। तो 2014 में उड़िया लैंग्वेज जो थी वो लेटेस्ट हुई थी। इसके बाद 5 लैंग्वेज को इस बार जोड़ा गया है, मराठी, बंगाली, पाली, प्राकृत और असमीज को। याद रखिएगा कितनी लैंग्वेज को जोड़ा गया है, 5। इसके बाद क्लॉडिया शेनबॉम, ठीक है, क्लॉडिया शेनबॉम पार्डो जो है वो एक लेफ्टिस्ट लीडर हैं और वो बन चुकी हैं मेक्सिको की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट। 200 सालों में पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी है मेक्सिको की क्लॉडिया शेनबॉम पार्डो, ठीक। क्लॉडिया या भी याद रखिएगा कि शेनबॉम पार्डो जो है उनकी उम्र जो है वो 61 साल की है। 24 जून 1962 को उनका जन्म हुआ था। उनके जो पेरेंट्स हैं वो साइंटिस्ट हैं। उनकी माता, जिनका नाम एनी पार्डो केमो है, वो बायोकेमिस्ट हैं, और उनके पिता, जिनका नाम कार्लोस शेनबॉम है, वो एक केमिकल इंजीनियर है, ठीक। तो क्लॉडिया शेनबॉम आपको याद रखना है कि 200 सालों में पहली फीमेल है जो कि मेक्सिको की प्रेसिडेंट बनी है। इसके अलावा इजराइल की एक एरोस्पेस डिफेंस कंपनी है जिसने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL, ठीक है, BEL और इजराइल की जो है वो इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, ठीक है, ये दोनों ही डिफेंस कंपनी है, ठीक है। इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री जो कि इजराइल की डिफेंस कंपनी है, उन्होंने एक स्टेब्लिश किया है जॉइंट वेंचर जिसका हेडक्वार्टर होगा दिल्ली में। ये क्या करेगा, ये इंडिया की डिफेंस कैपेबिलिटी को बढ़ाएगा
और जो हमारा विजन है आत्मनिर्भर भारत बनाने का, उसमें ये मदद करेगा। ठीक है, तो ये ज्वाइंट वेंचर स्टार्ट किया है इंडिया और इजराइल ने मिलकर। आगे चलते हैं। एक स्कीम है जिसका नाम है धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, जिसको शॉर्ट फॉर्म में दजगुआ बोला जाता है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसको लॉन्च किया है। नाम क्या है? धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। ठीक है, कहां से लॉन्च हुआ है? तो महात्मा गांधी जी के बर्थ एनिवर्सरी यानी कि गांधी जयंती पर झारखंड के हजारीबाग से इसको लॉन्च किया गया है। ये जो स्कीम है वो है ट्राइबल पीपल्स के लिए। तो लगभग 63,843 ट्राइबल विलेजेस, ठीक है, उनके अंदर जो भी नॉर्मल एरिया से पिछड़े हुए लोग हैं, उनके उस गैप को मिटाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन और लिवलीहुड को, ठीक है, और भी 25 इंटरवेंशन मतलब बहुत सारे अमेंडमेंट्स के थ्रू इनको बाहरी दुनिया से जोड़ा जाएगा। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर आएगा ये। ठीक, किस मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान स्कीम। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट स्कीम है। साफ मीन्स अंडर 17 चैंपियनशिप। ठीक है, याद रखिएगा, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर मीन्स अंडर 17 जो चैंपियनशिप है वो किसने जीता है? वो जीता है इंडिया ने। किसको हराया? हराया बांग्लादेश को। ठीक है, तो कहां पे हुआ था ये? तो हुआ था भूटान में। तो अंडर 19 अंडर 17 जो साफ चैंपियनशिप है वो हुई थी भूटान में, जिसमें फाइनल में इंडिया ने बांग्लादेश को हरा दिया। और इस बार की चैंपियन कौन है? इंडिया। आगे चलें। ठीक, 2025 का खो खो वर्ल्ड कप कौन होस्ट करने वाला है? इंडिया होस्ट करने वाला है। ठीक, याद रखिएगा। तो जो खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया है और इंटरनेशनल खो खो फेडरेशन दोनों ने मिलकर ये कंफर्म किया है कि 2025 का जो खो खो फेडरेशन खो खो वर्ल्ड कप होगा वो होस्ट करेगा इंडिया। आगे चलें। नाटो नाटो स्टेब्लिश करने वाला है नॉर्दर्न लैंड कमांड। कहां पे? ईस्टर्न फिनलैंड में। ठीक है, ये याद रखिएगा, केवल एक न्यूज है। नाटो स्टेब्लिश करने वाला है उसका नॉर्दर्न लैंड कमांड, जो कि कहां पे होगा? वो होगा फिनलैंड में। किसको काउंटर करने के लिए? तो याद रखिएगा, रशिया को काउंटर करने के लिए। ठीक है, तो जो भी फोर्स, लैंड फोर्स की जो मतलब और आर्मी द्वारा जो भी ऑपरेशन होंगे नॉर्दर्न यूरोप में, ठीक है, किसी भी पोटेंशियल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पे उसको हैंडल करने के लिए ये नॉर्दर्न लैंड कमांड स्टेब्लिश किया जा रहा है ईस्टर्न फिनलैंड में। ठीक, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। मिथुन चक्रवर्ती जी, इनका नाम आप सबको जानते हैं। इनको दिया गया है दादा साहब फाल्के अवार्ड। ठीक है, तो मिथुन चक्रवर्ती जी को मिला है दादा साहब फाल्के अवार्ड। मिलता क्यों है ये अवार्ड? ये भी याद रखिएगा कि हाईएस्ट रिकॉग्निशन है इन इंडियन सिनेमा। तो इंडियन सिनेमा में अब याद रखिएगा कि सबसे बड़ा जो अवार्ड है वो है दादा साहब फाल्के अवार्ड। ये मिला है मिथुन चक्रवर्ती जी को। जो भी पर्सन जो भी उनको मिलता है, उनकी लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन जो फिल्म इंडस्ट्री में है उसको देखते हुए ये अवार्ड दिया जाता है, और इस बार ये मिथुन चक्रवर्ती जी को मिला है। इसके बाद आता है भारत जेन। तो भारत जेन एक एआई टूल है। ठीक है, इंडिया के द्वारा ये लॉन्च किया गया, जो टेक्स्ट, इमेजेस और इवन साउंड भी जनरेट करता है। इसके बाद ये भी याद रखिएगा कि ये इंप्रूव करेगा पब्लिक सर्विसेज और सिटीजन को, है ना, इंडिया के, जो कि पार्टिसिपेशन, ठीक है, एआई के दुनिया में जो पार्टिसिपेशन है उसको इंक्रीज करेगा इंडिया में। तो भारत जेन इंडिया का एक एफर्ट की तरह हम कह सकते हैं, जिनमें हम इंडिया को ग्लोबल लीडर बनाएंगे एआई में। ठीक, तो भारत जेन इंडिया के द्वारा एक एआई टूल है जिसको लॉन्च किया गया। एपी सिंह, याद रखिएगा, अमरप्रीत सिंह जी को बनाया गया है चीफ ऑफ एयर स्टाफ। तो एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह जी को बनाया गया है एयर चीफ ऑफ एयर स्टाफ। ये इससे पहले कौन थे? तो इससे पहले थे एयर चीफ मार्शल चौधरी, विवेक राम चौधरी जी को, ठीक है, वो रिटायर हो चुके हैं, तो उनकी जगह अमरप्रीत सिंह जी को ये पद मिला है। काजिंद एक्सरसाइज 2024, इस बार 8th जो इंडिया काजाकिस्तान ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसका नाम है काजिन। ठीक है, तो काजिन किसके बीच में होता है? सबसे पहले याद रखना है कि काजिन जो होता है इंडिया और
कजाकिस्तान के बीच। तो इंडिया और कजाकिस्तान के बीच होने वाली काजिंद एक्सरसाइज इस बार कहाँ पे होगी? इस बार होने वाली है औली, उत्तराखंड में। ठीक है, नाम याद रखिएगा कहाँ होने वाला है। इसके बाद केरला ने टॉप किया है अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स इन इंडिया। तो एक इंडेक्स है, ठीक है, उसमें केरला ने टॉप किया है। कौन सी इंडेक्स है? अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स। क्यों? क्योंकि उसके जो भी फाइनेंसेस हैं और प्लानिंग है एट द लोकल लेवल, उसको देखते हुए उसको ये पोजीशन मिली है। ठीक है, तो लोकल लेवल पे उसकी प्लानिंग और फाइनेंसेस की वजह से केरला ने टॉप किया है अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स। ठीक है, चलें आगे। इंडिया इंडिया बन चुका है वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ इथेनॉल। तो ये भी याद रखिएगा कि अभी जो फर्स्ट कौन है? फर्स्ट है यूएसए, सेकंड कौन है? सेकंड है ब्राजील, और थर्ड बन चुका है इंडिया। ठीक, तो वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है और कंज्यूमर भी है इथेनॉल का। कौन? इंडिया। क्रूज भारत मिशन एक शिप है जिसका नाम है एम्प्रेस, वहीं से इसको लॉन्च किया गया है। इंडिया को एक ग्लोबल सेंटर बनाना इसका टारगेट है फॉर द क्रूज टूरिज्म। ठीक है, तो हमारे टूरिज्म इंडस्ट्री को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए इसको बनाया गया है, और इंडिया को याद रखिएगा कि ग्लोबल सेंटर बनाना है फॉर द क्रूज टूरिज्म, इसका ये टारगेट है। ये फोकस करेगा इन इम्प्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक क्रूज टर्मिनल्स, मार्केटिंग इंडिया एज अ ग्रेट प्लेस फॉर क्रूजेस एंड डेवलपिंग द ओवरऑल क्रूज एक्सपीरियंस स्टेप बाय स्टेप। तो लगभग 3 फेजेस में ये शुरू होने वाला है। आप इसको न्यूज पढ़ सकते हैं अच्छे से, क्रूज भारत मिशन, आप इसके बारे में और भी डिटेल ले सकते हैं। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं वीडियो बना दूंगा। और ठीक है, NMEO ऑयल सीड। तो NMEO नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स ऑयल सीड, NMEO ऑयल सीड, ये एक लैंडमार्क इनिशिएटिव है जो कि डोमेस्टिक ऑयल सीड प्रोडक्शन को और भी ज्यादा बूस्ट करेगा और इंडिया को हेल्प करेगा टू अचीव सेल्फ रिलायंस इन एडिबल ऑयल। ठीक है, तो हम जो आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं ना, तो इंडिया को एडिबल ऑयल्स के सेक्टर में ये आत्मनिर्भर बनाने में NMEO ऑयल सीड जो मिशन है वो मदद करेगा। इसके बाद अगली न्यूज आपको याद रखनी है कि अजिंक्य रहाणे जो कि मुंबई के कप्तान हैं, उनकी टीम मुंबई ने 15वां ईरानी कप इसको जीत लिया है। ठीक, रेस्ट ऑफ इंडिया को इन्होंने हरा दिया है। कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था लखनऊ में। तो ईरानी कप याद रखिएगा, इस बार कप किसने जीता है? तो इस बार का ईरानी कप मुंबई ने जीता है। ठीक, सारी न्यूज इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, न्यूज भूलना नहीं। इसके बाद इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश तीनों ने मिलकर एक हिस्टोरिक इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके थ्रू याद रखिएगा इस एग्रीमेंट में कहा यह गया है कि नेपाल जो है वो बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा, और वो इलेक्ट्रिसिटी जाएगी कहाँ से? जाएगी थ्रू इंडिया। ठीक, याद रखिएगा। तो जो सीजन आता है ना, रेनी सीजन यानी कि 15 जून से लेके 15 नवंबर तक, तो इस टाइम के बीच में नेपाल इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाएगा बांग्लादेश तक, और वो कहां से पहुंचाएगा? इंडिया के थ्रू होते हुए जाएगा। ठीक है, तो ये एक एग्रीमेंट साइन हुआ है इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश के बीच। इसके बाद आपको एक अपॉइंटमेंट याद रखनी है कि अविरल जैन जी को बनाया गया है आरबीआई का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। इससे पहले क्या थे? इससे पहले वो रीजनल डायरेक्टर थे महाराष्ट्र में। ठीक है, तो इससे पहले रीजनल डायरेक्टर थे महाराष्ट्र में, अभी उनको बना दिया गया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। आप याद रखिएगा, अविरल जैन है नाम इनका। एडीबी, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसने अप्रूव किया है 162 मिलियन का लोन। किसके लिए? हिमाचल प्रदेश के लिए, उनके यहाँ टूरिज्म डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए। तो ये जो फंडिंग है, इसमें टोटल 5 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिनके ऊपर काम किया जाएगा। नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला। तो इन 4 जगहों में, 5 जगहों में हम क्या करेंगे? सस्टेनेबल और इंक्लूसिव टूरिज्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, और जो भी स्टार्ट होगा उसको सपोर्ट करने के लिए ये फंडिंग की गई है एडीबी के द्वारा। टारगेट क्या है? टारगेट है प्रमोशन ऑफ हेरिटेज एंड कल्चरल साइट्स while developing new infrastructure, ultimately unlocking the state's tourism potential। तो कुल मिला के हिमाचल प्रदेश के टूरिज्म जो
सेक्टर है उसको बढ़ावा देने के लिए ये लोन जो है वो दिया गया है। आगे चलें। ठीक, तो याद रखिएगा हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी विजिट करने वाले हैं पाकिस्तान में। तो आपको यह पता होना चाहिए कि एससीओ की मीटिंग इस बार कहाँ हो रही है, पाकिस्तान के इस्लामाबाद में। तो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसकी हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग में हमारे जो एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं, ठीक है, एस जयशंकर जी, वो हिस्सा लेने वाले हैं, जो कि 15 से 15-16 अक्टूबर को 2024 को होने वाली है। ठीक, याद रखिएगा। ये भी याद रखिएगा कि 9 बार में पिछली बार जो लास्ट हुआ था वो हुआ था 2015 में। हम कोई हमारी एक्सटर्नल मिनिस्टर कहाँ गई थी, पाकिस्तान। तो इससे पहले सुषमा स्वराज जी 2015 में पाकिस्तान गई थी। इसके बाद से कोई नहीं गया। इसके बाद अब सीधा 2024 में एस जयशंकर जी एससीओ के लिए जाने वाले हैं पाकिस्तान। ठीक, और उन्होंने ये भी कहा है कि कोई बायलैटरल टॉक्स नहीं होंगे, मतलब में इंडिया और पाकिस्तान की कोई बात नहीं होने वाली है। ये केवल मीटिंग के लिए जा रहे हैं, वो भी एससीओ की। ओके, तो याद रखिएगा। तो यहाँ पे हमारी सारी न्यूज खत्म हो चुकी हैं। तो अगर आप चाहें तो इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे हमसे जुड़ सकते हैं। एसीपी इन्फिनाइट के नाम से चैनल है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। आपको सारे पीडीएफ वहीं पे मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू सो मच।